हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैट का फाउंडेशन कहते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आता है तो ये आप इंश्योर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैट के बाकी भी टॉपिक्स, जितने भी आगे आने वाले टॉपिक्स हैं, वो आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे हम कूलॉम फोर्सेस भी कहते हैं। जैसा कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में आपने पढ़ा था कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये रिपल्सन और अट्रैक्शन है क्या? बेसिकली ये फोर्स है दो चार्जेस के बीच का। अब दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगेगा, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करेगा, उसका स्टडी हमको कूलॉम्स लॉ के अंदर करना है। ठीक है, तो दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कूलॉम्स ने एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट क्या है? द फोर्स एक्टिंग, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन इन द सेंस इधर अट्रैक्शन और रिपल्सन, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between their centers. Statement is clear? लिखा भी यहाँ पे कि force of attraction between two charges directly proportional to product of magnitude of charges inversely proportional to square of distance between them. तो यहाँ से आप एक बात आपको समझ आ गया कि ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था उसी का इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस था, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। वहां भी स्क्वायर इनवर्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ये भी स्क्वायर इनवर्स लॉ को फॉलो कर रहा है। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे कंसीडर किया कि दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। हमने इनका साइन मेंशन नहीं किया कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, क्योंकि अभी हम केवल चार्ज के लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दो चार्जेस हमारे पास Q1 और Q2 और उनको आर सेपरेशन से हमने सेपरेट किया, और डिस्टेंस कहां से लेना है? चार्जेस के सेंटर से। एक चार्ज का जो सेंटर है दूसरे चार्ज का जो सेंटर है उससे। अगर ये स्फेरिकल है तो स्फेरिकल, अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके सेंटर से लेंगे, जहां पे पूरे चार्ज का सेंटर ऑफ मास हम सपोज करेंगे। तो एक चार्ज के सेंटर से दूसरे चार्ज के सेंटर के बीच का डिस्टेंस आर हो गया। अब कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। मॉड में लिया हमने क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं। Product of magnitude of charges F proportional to mod of Q1 into mod of Q2 and inversely proportional to square of distance between their centers. Is it clear? two statement, दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करते हैं तो F proportional to Q1 Q2 upon R square ये मिला। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाते थे, एक कांस्टेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक, वो कांस्टेंट क्या है? उस कांस्टेंट को हमने लिखा K, ये K हो गया। इस K को क्या कहते हैं? ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। दो चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसके लिए वो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? इस वैल्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम सेपरेटिंग द टू चार्जेस। इन दो चार्जेस के बीच में ये जो भी मीडियम यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है उस मीडियम के नेचर पे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है। यहां तक क्लियर है? अब बात करें, अगर इन दोनों के बीच में कोई मीडियम न होके वैक्यूम है, द टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय वैक्यूम, मींस वैक्यूम इज एग्जिस्टिंग ओवर देयर। तो ऐसे सिचुएशन में कह रहा है कि इफ देयर इज वैक्यूम बिटवीन चार्जेस देन एसआई सिस्टम, अलग अलग सिस्टम में के की वैल्यू अलग अलग होगी, पता है आपको। इन एसआई सिस्टम के इज इक्वल टू 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, और कूलॉम रेज़ टू पावर -2 लिख सकते हैं। K इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ट्रांसपोज करके आप उसका यूनिट देख सकते हैं। ये वैल्यू याद रखना है कि वैक्यूम में K की वैल्यू कितनी है? 9 into 10 power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखिए सीजीएस सिस्टम में K की वैल्यू कितनी होती है? 1 है। यानी इसी, अगर हम कूलॉम्स लॉ को स्टडी करें, फोर्स हम सीजीएस सिस्टम में फाइंड करने की बात करें तो यहाँ K की वैल्यू 1 रखना है। क्लियर? अब इस K को हम कैसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखना। आगे बढ़ते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट K है, इस K की वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं? तो K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो सिंबल है एप्सिलॉन और उसके आगे जो छोटा सा जीरो लगा है ना,
नॉट, उसको नॉट पढ़ते हैं, तो हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, EPSILON एप्सिलॉन है ना, एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू हो गई 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये तो पहले हमने आपको बताया था। अब यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट इंट्रोड्यूस हुआ ये क्या है, जरा इसके बारे में क्वेश्चन राइज करें कि अब यहाँ पे जो के की वैल्यू को इस फॉर्म में लिखे हैं, यहाँ पे ये टर्म एप्सिलॉन नॉट क्या है, ठीक। तो एप्सिलॉन नॉट को कहते क्या है पहले ये जानिए। तो एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अब नाम से सुनिए, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, आगे हम इसको और डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल देखिए, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये नॉट जो सिंबल है वो बेसिकली किसके लिए है, फ्री स्पेस के लिए, यानी कि वैक्यूम के लिए। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वैक्यूम के लिए, ठीक है। और वैक्यूम यानी कि अगर हम वैक्यूम की परमिटिविटी की बात करें, फ्री स्पेस की परमिटिविटी की बात करें, तो वो एप्सिलॉन नॉट होगा। किसी मीडियम के लिए, किसी अदर मीडियम के लिए बात करें तो ये नॉट नहीं होगा, केवल वहां पे एप्सिलॉन होगा, ठीक है। तो फिलहाल हमारे वैक्यूम के लिए है तो वो एप्सिलॉन नॉट है, ठीक। अब यहां से देखें, के की वैल्यू पता है हमें 9 × 10⁹, 4 और पाई की वैल्यू भी पता है। अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं वैक्यूम के लिए। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो क्या मिलता है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.854 भी होता है, हमने राउंड ऑफ कर दिया, 8.85 × 10⁻12, और यूनिट इंटरचेंज है क्योंकि रेसिप्रोकल है, के और एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर था, तो यहाँ पे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्लियर। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 या 85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन per meter square, clear? Now the magnitude of force can be written as simply by knowing the value of K and replacing it in this expression, we can get the magnitude of force acting between two charges. So this is the expression, F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. This is the expression. अब आपको इसकी वैल्यू पता है, 1/4% की वैल्यू पता है, दो चार्जेस दे दे और उनके बीच का डिस्टेंस दे दे, तो यहां से आप बता सकते हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन हो गया। एक बात याद रखना है कि हम मॉड में Q1 Q2 तो लिखे हैं क्योंकि हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ये वेक्टर हटाएंगे, हम फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, फोर्स एक्ट कितना कर रहा है, ठीक है। अगर ये दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस होंगे, Q1 and Q2 आर लाइक चार्जेस, देन देयर विल बी रिपल्सन। Q1 Q2 आर अनलाइक, तो प्रोडक्ट नेगेटिव, देयर विल बी अट्रैक्शन, ठीक है। यहां भी ये बात समझना है। अब ये जो टर्म है आपका परमिटिविटी और अब्सोल्यूट परमिटिविटी और अब्सोल्यूट परमिटिविटी, जरा इसके बारे में जाने। तो नाम है परमिटिविटी, यहां से एक सेंस तो क्लियर हो रहा है कि ये अलाउ करने की बात कर रहा है, परमिट करने की बात कर रहा है। तो हम ये कहें कि कोई भी मीडियम इलेक्ट्रिफिकेशन को कितना परमिट करता है या कितना अलाउ करता है, तो यहां पे एक सेंस हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि एक को डिफाइन कैसे करते हैं कि ऑफ अ मीडियम डिस्क्राइब हाउ मच इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज जनरेटेड पर यूनिट चार्ज इन दैट मीडियम, यानी उस मीडियम में पर यूनिट चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट होता है, पर यूनिट चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट होता है। सिंपल वर्ड में क्या कह सकते हैं कि द एक्सटेंट अप टू विच द मीडियम अलाउज इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब चार्जेस के बीच में फोर्स या किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या उनका पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिफिकेशन हो गए, उसको कितना वो मीडियम किस एक्सटेंट तक अलाउ कर रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक तरीके से उसको लिमिट कर रहा है, लिमिटेड कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस फार्मूले में देखें कि अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी बढ़ती है तो फोर्स क्या होगा, डेफिनेटली डिक्रीज होगा। जैसे जैसे मीडियम की परमिटिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्स डिक्रीज होगा, फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होगी, पोटेंशियल जिसको आगे हम जिक्र करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, बल्कि ये समझिए कि फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रिफिकेशन कम होता जाएगा। क्लियर है? तो यहां से एप्सिलॉन का कॉन्सेप्ट है। अब आगे हम आपको ये बताएंगे कि जैसे आपको पता है कि हमने यहां से कूलॉम्स लॉ में चार्जेस के बीच के फोर्स को कैलकुलेट किया है, तो आपको पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम मैग्नीट्यूड पे सेटिस्फाई नहीं हो सकते, हमें तो डायरेक्शन भी चाहिए कि फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो आगे कूलॉम्स लॉ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पे स्टडी करेंगे हम वेक्टर फॉर्म में, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।
अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो चार्जेस के बीच जो लगने वाले फोर्सेज हैं उनको हमने डायरेक्शन के साथ इंडिकेट किया है। जरा ध्यान से इस डायग्राम को देखना है। कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में हम स्टडी करने जा रहे हैं, तो हमने कंसीडर किया टू चार्जेस Q1 एंड Q2, दो चार्जेस लिए सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r डिस्टेंस पे उनको सेपरेट किया और क्या माना, ये दोनों लाइक चार्जेस है। सपोज किया कि दिस टू चार्जेस आर लाइक चार्जेस, सो डेफिनेटली देयर विल बी रिपल्सन बिटवीन देम, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो रिपल्सन के फोर्सेस भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। यहाँ पे हमने दिखाया कि ये जो वेक्टर है वो F12 है, F12 ध्यान से देखिए। और F12 के बारे में हमने क्या कहा कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, Q1 पे Q2 कितना फोर्स लगा के उसको रिपेल कर रहा है, किस पे, Q1 पे Q2 कितना रिपल्सन का फोर्स लगा है वो F12 है। ठीक उसके उल्टा F21 देख सकते हैं आप। F21 क्या है कि दूसरे चार्ज, सेकेंड चार्ज पहले चार्ज का रिपल्सन, तो रिपेल करेगा, अपने आप से दूर पुश करेगा वो। तो F21 क्या है, F21 इज फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। ये दो इंफॉर्मेशन क्लियर है F12 और F21 के का, जो दोनों के बारे में हमने बताया कि ये दोनों रिपल्सन है, एक दूसरे पे जो फोर्सेज एक्सर्ट कर रहे हैं चार्ज रिपल्सन का। लेकिन अब इन फोर्सेज का डायरेक्शन क्या है, हमारा मेन मोटिव क्या है, ये जानना कि इन फोर्सेज का डायरेक्शन क्या है। तो ये जो फोर्स F12 है, पहले पे दूसरे का फोर्स, यानी दूसरा चार्ज पहले को अपने से दूसरी ओर पुश कर रहा है, अपने से दूसरी ओर की ओर पुश कर रहा है। इसका मतलब कि ये जो F12 है, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, उसका डायरेक्शन क्या होगा, 2 से 1 के अलोंग होगा। क्लियर है, दोनों का एरो आप देख सकते हैं कि जो फोर्स है पहले पे दूसरे का, उसका डायरेक्शन डिस्टेंस के सेंस में ले तो दूसरे से पहले की ओर है। क्लियर, दूसरे में देखें तो दूसरे चार्ज पे जो पहले का फोर्स है उसका एरो देखिए, उस फोर्स का डायरेक्शन किसके अलोंग है, डिस्टेंस के सेंस में, सो 1 से 2 के अलोंग है। क्लियर है, यानी ये जो फोर्स F21 है वो R12 के अलोंग है और फोर्स F12 R21 के अलोंग है, बिल्कुल अपोजिट, F12 R21 के अलोंग, F21 R12 के अलोंग। ठीक है, यहाँ पे R12 और 21 बेसिकली दे आर पॉइंटिंग वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर है, इंडिकेट कर रहे हैं डायरेक्शन को। अब कूलॉम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं डायरेक्शन के साथ, ठीक है, देखना है। F12 पहले चार्ज पे जो फोर्स है, ये तो कूलॉम्स लॉ से हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R, बीच का जो डिस्टेंस है R12 कहे या R21 कहे, मैग्नीट्यूड में तो वो R के ही इक्वल है ना, मैग्नीट्यूड तो नहीं बदलेगा ना, डायरेक्शन ही बदलेगा। तो R21 मॉड ऑफ R21, यानी ये मैग्नीट्यूड, ये बेसिकली क्या कह रहा है, ये कह रहा है R², क्योंकि 2n का मैग्नीट्यूड भी R है तो उसका स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अब ये कैप R21 कैप लग जाने से क्या हो गया, यहां फोर्स का एक डायरेक्शन हमने इंडिकेट कर दिया कि ये जो फोर्स है वो 2 से 1 के अलोंग लग रहा है। अब R21 कैप की जो वैल्यू होती है, यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन याद करें तो कैसे क्या मिलेगा आपको, वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर। सो R21 इज इक्वल टू R21 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R21, यूनिट वेक्टर के डेफिनेशन से। यहां पे इस वैल्यू को रिप्लेस करें, रिप्लेस किया आपने, R21 यूनिट वेक्टर से हमने वेक्टर के टर्म में लिखा। अब नीचे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ R21 मैग्नीट्यूड के स्क्वायर है या मैग्नीट्यूड है, क्यूब हो जाएगा क्या, बिल्कुल। तो अब यहाँ यूनिट वेक्टर से हम वेक्टर के टर्म में रिप्लेस कर चुके हैं और यहाँ पे क्या हो गया, R21 वेक्टर का क्यूब हो गया। अब ये फोर्स की वैल्यू हमने डायरेक्शन के साथ इंडिकेट किया है कि पहले चार्ज पे लगने वाला फोर्स दूसरे के वजह से जो फोर्स लग रहा है वो दूसरे से पहले की ओर है, क्यों, क्योंकि रिपल्सन है। ठीक है, अब सिमिलरली दूसरे पे पहले का स्टडी करना है तो सारे पैरामीटर उल्टा हो जाएंगे। कैसे, तो जो F12 था वो F21 हुआ और जो R21 ले रहे थे 2 से 1 के अलोंग, वो अब R1 से 2 के अलोंग होगा। तो देख सकते हैं कि सेम वही एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे लिखा, पर्टिकुलर्स चेंज करके। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, है ना, पहले पे दूसरे का फोर्स और दूसरे पे पहले फोर्स विद डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, आपसे ये पूछे कि कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में स्टडी करने का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है। क्लियर, तो इंपॉर्टेंस जरा हम ये एक इंपॉर्टेंस की बात हम करें, एक छोटा सा इंपॉर्टेंस। तो आप ये देख सकते हैं कि R21
और R12 ये दोनों ही वेक्टर्स एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में तो सेम है, मैग्नीट्यूड उसका R है और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। सो R12 एंड R21 आर इक्वल एंड अपोजिट, नेगेटिव साइन का दिखा। तो अगर R12 के जगह पे हम R21 माइनस R21 यहां पे मेंशन करें, R12 के जगह पे हम क्या मेंशन करें, माइनस R21, तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या मिलता है, या R21 के जगह पे माइनस R12 मेंशन कर दे, एक ही बात है। तो इक्वेशन 1 में R21 के जगह पे माइनस R12 हमने यहां पे रिप्लेस कर दिया, माइनस R12 माइनस R12 माइनस, तो ये माइनस साइन यहां पे आके लगेगा। सो F12 इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाइथन, ये माइनस साइन आएगा 1/4 पाइथन नॉट Q1 Q2 अपान R12 का क्यूब R12 वेक्टर के अलोंग, ये आप देख सकते हैं। यानी कि अगर इस पूरे इस नेगेटिव वैल्यू को हम यहां पे देखें तो ये किसके इक्वल है, ये वैल्यू 21 के इक्वल है, F21 के इक्वल है विद नेगेटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव साइन एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहां से क्या मिला आपको, द फोर्सेज एक्सर्टेड बाय टू चार्जेस ऑन ईच अदर दे आर इक्वल एंड अपोजिट। थर्ड लॉ, न्यूटन्स लॉ भी वेरीफाई हुआ कि वो एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्सर्ट करती हैं। अब ये कंडीशन किसका था, ये कंडीशन था लाइक चार्जेस का। थोड़ा अनलाइक चार्जेस का देख ले। अनलाइक चार्जेस में ये चार्ज Q1 और Q2 मान लो पॉजिटिव नेगेटिव है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। तो F12 पहले पे दूसरे का फोर्स ये देख सकते हैं, उसका डायरेक्शन क्या होगा, 1 से 2 के अलावा, यानी F12 R12 के अलावा। यहां क्या था, F12 बट R21 के अलावा। डिफरेंस समझ में आ रहा है, क्योंकि यहां रिपल्सन हो रहा है। F12 इज अलोंग R21, यहां F12 इज अलोंग F12 एंड F21 इज अलोंग R21। तो डायरेक्शन यहां डिस्टेंस के सेंस में एक ही है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा। तो जहां पे हम R21 लिखते थे वहां 1 2, और जहां 1 2 लिखते थे वहां 2 1। तो ये एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म में स्टडी करिए। इसको पोजीशन वेक्टर के टर्म में भी स्टडी हम कर सकते हैं, अगले सेशन में पोजीशन वेक्टर के टर्म में हम देखेंगे। थोड़ा सा कूलॉम फोर्सेस की प्रॉपर्टीज मैं यहां डिस्कस करना चाहूंगा। कूलॉम फोर्सेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की प्रॉपर्टीज के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा सा ध्यान से देखेंगे आप। पहली बात क्या करें कि कूलॉम फोर्सेस आर यूनिवर्सल। कूलॉम फोर्स इज बेसिकली यूनिवर्सल फोर्स। यूनिवर्सल फोर्स मींस इसका एग्जिस्टेंस ईच एंड एवरीवेयर वैलिड है। कैसे, जरा देखें तो ये इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस को बाइंड करता है। इट बाइंड्स इलेक्ट्रॉन्स विद न्यूक्लियस टू फॉर्म एन एटम। एटम का एग्जिस्टेंस, एटम का जो फॉर्मेशन है वो किसके वजह से, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस लॉ अप्लाइज टू वैन डर वाल फोर्सेस टू यूनाइट एटम टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। यानी कि एटम्स को आपस में कंबाइन करने वाली जो वैन डर वाल फोर्स है वो भी कूलॉम्स फोर्स उस पे अप्लाई होता है। तब एटम्स कंबाइंड होके एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि मॉलिक्यूलर के स्ट्रक्चर में भी ये एक फंडामेंटल फोर्स है। तो तीनों स्टेट है मैटर के, सॉलिड, लिक्विड या गैस, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के या कूलॉम फोर्स के बेसिस पे एक्सप्लेन होते हैं। तो ये तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हमने बताई कि एक एटम का एग्जिस्टेंस किसके वजह से, बिकॉज ऑफ द कूलॉम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से बाइंड करता है। दूसरा कि जो मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के लिए एटम्स के बीच में जो वैन डर वाल फोर्सेज हैं वो उसमें भी कूलॉम फोर्सेज अप्लाई होती हैं। सॉलिड के तीनों स्टेट को कूलॉम फोर्सेज के बेसिस पे एक्सप्लेन किया जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये फंडामेंटल फोर्स है ना। अब ध्यान से देखिए, इसको वेरीफाई किया गया। इट हैज बीन वेरीफाइड ओवर डिस्टेंसेस रेंजिंग फ्रॉम 10⁻⁻15 मीटर। इट इज वेरी माइक्रोस्कोपिक, यानी साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात कर रहा है कि अप टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस, अप टू वेरी शॉर्ट डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर तक के डिस्टेंस पे वेरीफाइड है। एंड वेरी मैक्रोस्कोपिक, बहुत बड़े डिस्टेंस 10⁻18 मीटर तक के डिस्टेंस तक इसको वेरीफाई किया गया है। ठीक है, फिर अनलाइक द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के बिल्कुल अपोजिट, क्योंकि वो केवल अट्रैक्टिव नेचर का है। और यहाँ पे
कूलम्ब फोर्सेज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकते हैं। इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, अनलाइक द ग्रेविटेशनल फोर्स, इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अब कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देखें, ग्रेविटेशनल फोर्सेज में भी आपने पढ़े थे, कूलम्ब फोर्सेज आर सेंट्रल फोर्सेज। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्सेज है, एक बॉडी के सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर पे ये एग्जर्ट होने वाली फोर्स है, और उनका जो लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज, दोनों बॉडीज के ज्वाइन करने वाली, सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही फोर्सेज लगता है, इसलिए इसे हम सेंट्रल फोर्सेज कहते हैं। कूलम्ब फोर्सेज इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, वर्क डन डिपेंड्स ऑन पोजीशन नॉट ऑन पाथ, वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट या बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर हम कोई काम करते हैं तो वो पोजीशन डिपेंडेंट होगा, ना कि पाथ डिपेंडेंट। क्या पाथ फॉलो किया आपने उस पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए हम इसको कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि फोर्स दो चार्जेस के बीच में, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस स्फेरिकली सिमेट्रिक, स्फेरिकल यहां पे चार्ज है ऑल अराउंड, किसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, एक स्फेरिकल सिमेट्रिक रीजन बनेगा, ऑल अराउंड फोर्सेज उसकी लगेंगी, एग्जिस्ट करेंगी। और स्क्वायर इनवर्स लॉ तो पता ही आपको कि स्क्वायर इनवर्स लॉ को फॉलो करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसके बेसिस पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी आपको पढ़ाया जाएगा। वो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनिएगा, ये लास्ट में है इस सेशन के, लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट ध्यान रखेंगे। द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी अदर चार्ज। मतलब क्या समझा आपने, मतलब ये है कि यहां पे दो चार्जेस हैं और इनके बीच में F फोर्स लग रहा है, एक तीसरा चार्ज यहां पे आ गया, अब ये तीसरा चार्ज इस पे भी फोर्स लगाएगा, इस पे भी फोर्स लगाएगा, क्लियर। लेकिन इन दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स था उस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसके आने से। इसको रिमूव कर दे तो भी इनके बीच के फोर्सेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या एक बात कहें तो ये तीसरा चार्ज, इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है उस पे इसके प्रेजेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो इनके प्रेजेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि किसी भी तीसरे या चौथे चार्ज के आने से सिस्टम में किसी दो म्यूचुअल फोर्सेज के बीच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सेशन इतना ही, अगले सेशन में हम आपको इसके थोड़ा सा किसी मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फोर्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे। थैंक यू।